नमस्कार, मैं हूं विक्रम वकील और आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज़। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गुजराती हमारे यूट्यूब चैनल हॉटलाइन न्यूज़ की सफलता के बाद अब हमने हिंदी चैनल भी शुरू की है। तो जो हिंदी समझते हैं और हिंदी में देखना चाहते हैं वो हमारी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। आज हमारा आज जो बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि जो बिल तमिलनाडु असेंबली में पास हुए हैं उसके लिए पर लंबे समय तक वो बैठे न रहे और जल्दी से जल्दी फैसला ले ले। जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट में आया है उसके मुताबिक 3 महीने के अंदर वो फैसला या यस या नो लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया था, राज्यपाल को बताया था तमिलनाडु के। यही तरीके का दूसरा एक जजमेंट उन्होंने दिया है प्रेसिडेंट के लिए, यानी राष्ट्रपति के लिए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया है कि आप जो बिल आपके पास आता है लोकसभा राज्यसभा से पास होके, वो बिल को आप दबाए के बैठे मत रहिए या उसके उसके पे तुरंत जजमेंट दीजिए। अभी ये दोनों जजमेंट के बाद जुडिशियल सर्कल में काफी चर्चाएं होने लगी है और पॉलिटिकल सर्कल में भी सबसे ज्यादा एक बात जो है जिसके ऊपर चिंतन करना चाहिए वो ये है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज निर्देश दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता कि वो राष्ट्रपति को कोई भी सूचना अधिक दे या फिर उनको निर्देश दें कि आप ये कीजिए ये मत कीजिए। तो ये जजमेंट दिया है जस्टिस पार्डीवाला ने। पार्डीवाला गुजरात से हैं और पार्डीवाला के फादर भी पहले कांग्रेस के एमएलए थे, 2 बार वो विधानसभा में इलेक्ट होके गए हैं और एक बार गुजरात विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा चांस मिला कि बताने के लिए कि पार्डीवाला की आइडियोलॉजी है वो एंटी बीजेपी है और एंटी मोदी है, और मोदी को ये बात, नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि 2 साल के बाद पार्डीवाला जब चीफ जस्टिस बनेंगे तब उनके पास कितने पावर होंगे, तो गवर्नमेंट कैसे चली जाएगी उनकी, चलने देंगे कि नहीं ये लोग। ये बाबत पे ये पूरी ये सब्जेक्ट पे आज हमारे साथ चर्चा करेंगे जाने माने पत्रकार किरीट भाई त्रिवेदी। किरीट भाई, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। किरीट भाई, जैसे आपने भी पढ़ा है कि ये जो जस्टिस पार्डीवाला की बेंच, जो 2 सदस्यों की बेंच थी, उन्होंने ये मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे चैलेंज किया है इनडायरेक्टली, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी नहीं है। तो पहले तो ये बात है क्योंकि उसमें कम से कम 5 मेंबर जजेस चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, पहली बात तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिया है और उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्राइटेरिया में ये बात आती ही नहीं है सर कि वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को कोई गाइडलाइन दे सके या उसको इस तरह से आप करो, इस तरह से आप करो, ऐसा कह सके। क्योंकि हमारा जो बंधारण है, बंधारण की जो नियत मर्यादा है, उस मर्यादा में रह के ही उन लोगों को डिसीजन लेना है। और खास करके जब गवर्नर और प्रेसिडेंट, उसके जो क्राइटेरिया है उसका भंग कहीं हो रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता है कि वो उसे कह सके। और ये जो भी गवर्नर के सामने या प्रेसिडेंट के सामने जो भी रूल लाए जाते हैं वो हाउस में से पास होके आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पास होके आते हैं, फिर उसके बाद में उसको साइन करना है, यस और नो कहना है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकती, ये तो स्पष्ट बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करके ये जो बात कही है उसके हिसाब से काफी तांडव मचा हुआ है। सोशल मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर में, अखबारों में भी ये चर्चा हो रही है और पॉलिटिकल विंग में भी ये बातें चल रही है। आपने कहा कि जस्टिस पार्डीवाला तो वो एंटी बीजेपी है, ऐसा तो पिछले दिनों में कई बार एस्टेब्लिश हो चुका है। और इस तरह का जो ये निवेदन है या इस तरह का जो गाइडलाइन है वो गलत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से वो गवर्नर या प्रेसिडेंट को ओवररूल नहीं कर सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। जी किरीट भाई, और ये जस्टिस पार्डीवाला की
जो थोड़े एक साल के पहले की करीब बात है कि नुपुर शर्मा बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थी, तो एक टीवी डिबेट में उन्होंने कुछ आसमानी किताब के बारे में कुछ उसमें से ही कोट किया था। तो उस पे पूरे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो वो टाइम जस्टिस पार्डीवाला ने नुपुर शर्मा के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया था, लिखित में कुछ नहीं, वर्बली ऐसा किया था कि पूरे देश में उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था और आज भी नुपुर शर्मा अंडरग्राउंड रहती है। तो तब जस्टिस पार्डीवाला को ऐसा नहीं लगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नुपुर शर्मा को भी है, वो नहीं ऐसा सोचा। वो हर बाबत में दूसरी बात में कहते कि तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका है, तो नुपुर शर्मा का भी था। लेकिन वो बात भी जाने दीजिए, आज ऐसा नहीं लगता है कि जुडिशरी रिफॉर्म या जो उसमें सुधारे की जरूरत है न्यायतंत्र के अंदर, वो उसका टाइम आ गया है अभी। क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें एक जज दूसरे जज को सिलेक्ट करता है, जज मिलके चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करते हैं, तो ये कोई ठीक बात नहीं लगती। क्योंकि वो कई साल पहले भी ये बाबत में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और गवर्नमेंट ने भी ऐसा सोचा था कि भी एक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। लेकिन अभी टाइम आ गया है, ऐसा लगता है आपको? जी, बिल्कुल लगता है कि ये जो पूरी जो बाबत है, ये जो पूरी बात है, उसको रिफ़ॉर्म करनी चाहिए पहले तो। और रही बात कॉलेजियम सिस्टम की, तो कॉलेजियम सिस्टम में बहुत ही चाचा-भतीजावाद ही चलता रहता है और उसके जो भी जाने-माने लॉयर है, उसके बेटों को इस तरह से बिठाया जाता है, या फिर कोई जजेस का बेटा है या भतीजा है, उसको भी बिठा दिया जाता है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम के कारण ही ये जो दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर से जो पैसा मिला था, तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीधा पोस्टिंग दे दी गया। उसका सस्पेंशन होना चाहिए उसका तो, और उसके सामने तो एक्शन लेने जाने चाहिए, लेकिन उसको ओवररूल करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया गया। हालांकि अभी तो उसको छुट्टी पे उतार दिया गया है, वहाँ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी रजिस्ट्रार ने उसको वो चार्ज नहीं दिया है, अभी तक उसको चार्ज नहीं दिया। लेकिन इस तरह से गफले होते रहते हैं। और जुडिशरी में खास करके ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम के कारण बहुत ही दिक्कत आती है। और जो भी लायक जज होते हैं, जो जिसका कैलिबर होता है, उसको कई बार पोस्टिंग नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है। तो ये सिस्टम में भी श्योरली गवर्नमेंट को इंटरफियर करके ये सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए और उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। और उस तरह के सुधार होना चाहिए कि जिससे ये चाचा भतीजा वाली बात ही नहीं आए उसमें। और नहीं, और दूसरी भी क्रीड में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो किस्सा बताया कि जो एक जज के घर से जली हुई काफी करोड़ों करोड़ों रुपया की नोटें मिली, उसके बाद उसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस या कुछ बनते हैं कि नहीं, वो भी कि कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी जगह कोई नॉर्मल आदमी होता तो अब तक जेल में होता। वो ईडी की इंक्वायरी आ जाती उसके सामने कि इतना पैसा लाया किधर से, किधर किसके पास लाया, ये तो किसी को पता नहीं इतने पैसे आए किधर से। तो ये लिपा छुपी जो होती है वो देश के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और जुडिशरी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी में भी सवाल है। जैसे इसमें जो पार्टी वाला ने जो जजमेंट दिया, जो अभी बात करें राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ, तो उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट का दिया। तो श्रीलंका खुद की डेमोक्रेसी का कोई ठिकाना नहीं है, उधर सुप्रीम कोर्ट का कोई ठिकाना नहीं है। और उनको एग्जाम्पल मिला तो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये दिया, ये जजमेंट दिया था, इसलिए मैं भी ऐसा ये जजमेंट देता हूँ। ये पूरी बात ही बहुत शॉकिंग है, श्योरली शॉकिंग है, क्योंकि श्रीलंका का वर्ल्ड में कोई अस्तित्व है ऐसा नहीं कह सकते। उसकी कोई आवाज़ है या वहाँ की कोई न्याय प्रणाली इतनी बढ़िया है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, श्रीलंका भी हमारी तरह अंग्रेजों के हाथ के नीचे थे, गुलाम थे वो लोग भी। उनकी आज़ादी को भी कुछ साल ही हुए हैं अभी। और रही बात श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट की बात कहने की, तो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो वहाँ के हिसाब से होगा, वहाँ के सर्कमटेंसेस जो भी होंगे उनके हिसाब से होगा। हमारे वहाँ का पूरा वो जो है वो अलग बात है। अगर आप एग्जाम्पल ही देना चाहते हैं तो यूके की कोर्ट का ले लीजिए, फ्रांस की कोर्ट का ले लीजिए, क्योंकि हमारा जो ये बंधारण है पूरा, वो भी यूके और फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर ही ये पूरा तैयार किया गया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप कोई बात उठा के लाते हो और वहाँ का एग्जाम्पल सेट करते हो तो वो बात अलग है। लेकिन ये श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल ऐसे देशों की सुप्रीम कोर्टों की क्या बात कर रहे हैं?
उसका क्या अस्तित्व है, उसकी क्या वजूद है। और किरीट भाई सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो थी ही नहीं, तो वो एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते, उसका आर्टिकल नहीं बदल सकते, जिस तरह उन लोगों ने राष्ट्रपति के भी ऊपर होने की कोशिश की है कोशिश जज की ने। ये भी बहुत बगलाता है। और दिल्ली के जुडिशियल जो लोग हैं और मीडिया सर्कल, उसमें भी ये बात बड़ी जोर जोर से ये हो रही है अभी, कि अभी ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। जी बिल्कुल सोचना चाहिए, और ख़ास करके कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर फिर से रिव्यू होना चाहिए। और लॉ डिपार्टमेंट से लेके, होम मिनिस्ट्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके सबको बैठ के, या कैबिनेट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए इसके बारे में। ये कोई एक आदमी की डिमांड नहीं है, पूरे देश की ये डिमांड है कि ये जो सिस्टम चल रही है। दूसरी बात कही आपने कि हमारे वहाँ लॉ जिस तरह से चलते हैं और जिस तरह से उसका अर्थघटन किया जाता है, कई बार अन्याय होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका जो अर्थघटन करने वाले लोग हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, उन लोगों के हिसाब से। तो ये जो पूरी सिस्टम है, और ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से उनको पावर दिया गया है, वो पावर की मर्यादा छोड़ के जब वो लोग बात करते हैं, तब ये प्रश्न आते हैं। गवर्नर या प्रेसिडेंट को आप ओवररूल नहीं कर सकते हैं, और गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट को आप कोई सलाह या सूचन नहीं दे सकते हैं, उसका मार्गदर्शन आप नहीं कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया फिक्स है, उसको उसकी जिम्मेदारी का ख्याल है। तो इस तरह से आप उसको ओवररूल करके कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत बात साबित होगी, और गलत ही है। और ऐसे राज्यपाल और राष्ट्रपति को इम्यून कुछ पावर दिए गए हैं, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मर्यादा का सुप्रीम कोर्ट को भी पालन करना चाहिए, ऐसे हम मानते हैं। थैंक यू जी वेरी मच बिल्कुल। किरीट। जी धन्यवाद। આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.